ठीक है। तो देख लो हम कौन सा पेपर कर रहे हैं। मई जून 23 का पेपर 1 वेरिएंट 2 है ये, ठीक है। ओ लेवल फिजिक्स 5054। 1 आवर का पेपर होता है, यू नो दैट। 40 मार्क्स का पेपर होता है, यू नो दैट एज वेल। हम पेपर 1 का वेरिएंट 2 कर रहे हैं, तो उसी की मार्किंग स्कीम भी अपने सामने रखते हैं, सो दैट जब हमें ज़रूरत पड़े तो हमें आंसर्स पता हो। ठीक है, चलो। एवरीथिंग इज सेट, सो आई थिंक वी शुड गेट स्टार्टेड। कोशिश करेंगे हम इसको 40 to 50 मिनट्स में रैप अप कर लें। ठीक है। Some repetitive questions from MCQs you might have already done. A ball is rolled down a curved track about half a meter long. Measuring device length को measure करनी है accurately, तो इसका सही जवाब क्या होगा? It's not about the length mostly. मेन चीज ये है कि वो कर्व्ड है। कर्व्ड होने की वजह से you would prefer measuring tape rather than meter rule. अगर स्ट्रेट होता तो फिर मीटर रूल सही रहता। फिर मेजरिंग टेप और मीटर रूल में कोई भी ज़्यादा सुपीरियर नहीं, पर दोनों ही बराबर के ही होते हैं, लेकिन कर्व्ड होने की वजह से मेजरिंग टेप बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबल होती। अच्छा। डिस्क्राइब विच रो, सॉरी विच रो डिस्क्राइब्स एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड स्पीड। तो आपको स्केलर और वेक्टर का सही पता करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सही लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट के अंदर ये सही लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है। डिस्टेंस के अंदर ये सही लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है। और स्पीड के अंदर ये सही लिखा हुआ है और ये सही लिखा हुआ है। तो सारे ऑप्शन कौन सी रो में करेक्ट है? डी में, तो डी शुड बी द आंसर। स्केलर्स की डायरेक्शन नहीं होती, स्पीड और डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती। एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी सब वेक्टर्स हैं। फोर्स, इनकी भी डायरेक्शन होती है। What is the size of the resultant of the two forces shown? Very easy, ये तो 5 आंसर आई थिंक, विदाउट थिंकिंग आप जवाब दे सकते हैं। क्योंकि 4 आपको बड़ा इजीली पता चल जाता है कि 3 और 4 का जो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है उसका हाइपोटेन्यूज 5 होता है। ये तो आपको 3 4 5 ट्रायंगल वैसे ही याद हो जाना चाहिए। आप उसको हेड टू टेल रूल बना के सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 4 बनाए, यहाँ पे 3 बनाए, और ये याद कर लो, ओ लेवल में बहुत आता है। आप हेड टू टेल रूल से इसको कंप्लीट करें, ये आपका रिजल्टेंट है। अब जो रिजल्टेंट होता है ना, उसकी इस साइड की लेंथ से, पिंक वाली साइड की लेंथ से आपको जवाब पता लगता है। और ये आप ऑब्वियसली 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, आपका आंसर 5 ही आएगा। वेरी सिंपल, बट 3 4 5 तो आपको याद होना चाहिए। द कर्व लाइन ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ shows the motion of the curve. The line is the straight line is the tangent to the curve at 10 seconds. तो उन्होंने आपको इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट टू द कर्व बना के दिया। और इस टेंजेंट का अगर आप निकाल लें ग्रेडियंट, तो इससे आप निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ द कार एट दैट इंस्टेंट। इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। अब कर्व लाइन का ग्रेडियंट नहीं निकाला जा सकता, लेकिन उसका एक पॉइंट पर टेंजेंट बना के उस टेंजेंट का ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। यानी कि इस पॉइंट पे आपने ग्रेडियंट निकाली तो इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड बता दी। यहाँ पे कहीं भी आप टेंजेंट बना सकते हैं जहाँ आपको स्पीड चाहिए। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि आप अपने रूलर को ऐसे रखते हैं लाइन के साथ कि वो आपके कर्व को बस एक पॉइंट पर टच करे और कहीं पर टच ना करे, फिर आप ऐसे करके लाइन बना देते हो। तो उन्होंने भी ऐसे आपको बना के दे दिया लाइन। अगर आपको खुद बनानी पड़ती तो वो भी आपको पता होना चाहिए। एनीवेज, पिक 2 पॉइंट्स ऑन दिस टेंजेंट एंड देन जस्ट बेसिकली फाइंड द ग्रेडियंट। तो एक पॉइंट में टेंजेंट पे ये पिक कर रहा हूँ, और एक मैं ये भी पिक कर सकता हूँ, लेकिन कोई भी और पॉइंट पिक कर सकता है। आई कैन पिक जस्ट एनी पॉइंट्स एंड फाइंड आउट द ग्रेडियंट। तो जब मैं निकालने चाहूँगा तो मुझे नज़र आ रहा है 6 - 3 y2 - y1 ओवर 10 - 0, तो 3/10 0.3। सही निकाली मैंने, गलती तो नहीं की कोई? सही निकाल लिया मैंने ग्रेडियंट।
तो इससे मेरा जवाब क्या बनता है? ए बनना चाहिए। 4 का ए ही है, बिल्कुल सही, ए है। ठीक है, so A is the correct answer, also confirmed it from the marking scheme, but just pick any 2 points. अच्छा, here is a common mistake which you will not do. The common mistake is यहाँ से और यहाँ से स्टूडेंट्स 6/10 करके 0.6 जवाब देते। सबसे गलत, कॉमन गलत आंसर ये वाला होगा, यानी कि मोस्ट कॉमनली चूज रॉन्ग आंसर इन दिस क्वेश्चन वुड बी दिस। आप इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट भी जाके पढ़ लेना, एग्जामिनर रिपोर्ट में यकीनन लिखा होगा, बहुत सारे बच्चों ने ये भी किया। क्या करते हैं, वो यहाँ से डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ से टाइम लेते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। ऐसा नहीं होता स्पीड टाइम ग्राफ में। वो सिर्फ तभी पॉसिबल है कि वो स्ट्रेट लाइन और 0,0 से स्टार्ट हो रही हो, जो कि रेयर होता है, तो आपको ग्रेडियंट ही निकालना पड़ता है। तो मैंने इस डॉटेड लाइन का ग्रेडियंट निकालना है, इस पर कोई से भी 2 पॉइंट में पिक कर सकता था, मैं ये पॉइंट ना भी पिक करता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये वाला और ये वाला पॉइंट पिक करके भी ग्रेडियंट निकाल सकता था। तो ग्रेडियंट निकालना मकसद है, पॉइंट्स जो मर्जी पिक करो, बस डॉटेड लाइन के ऊपर होने चाहिए। 4 अलग अलग तरह के आपको बैलेंसेस दिखाएं, स्प्रिंग बैलेंस, टॉप एंड बैलेंस, लिवर आर्म बैलेंस, टू पैन बैलेंस। दे आर कैलिब्रेटेड ऑन अर्थ टू मेजर मास। ये इंपॉर्टेंट बात है कि दे आर कैलिब्रेटेड ऑन अर्थ, सम ऑफ दीज डोंट इवन नीड कैलिब्रेशन, तो वो जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। विच बैलेंस ऑल्सो मेजर्स द मास करेक्टली व्हेन यूज्ड ऑन द मून, तो जब आप उसको मून पे यूज करें तो वहाँ भी ठीक काम करें। दिस इज डेफिनेटली नॉट इट, बिकॉज इसकी स्केल की कैलिब्रेशन रिक्वायर्ड होती है, इसमें भी डिजिटल स्केल है, इसकी कैलिब्रेशन रिक्वायर्ड होती है। इसमें कोई स्केल नहीं रिक्वायर्ड होता आपको ऐसा सच, बस यहाँ वाला वेट और यहाँ पे जो वेट रखा होता है, जो यहाँ वेट रखा होता है, वो बराबर होना चाहिए। इस साइड पे आप ये वेट उठा के रख दो, आप उसके बराबर ही यहाँ पे अपने फल सब्जी जो भी आप ले रहे हो यहाँ पे डालो, बैलेंस आउट हो जाएगा। इसका मतलब है कि बस वो बराबर हो गए, तो जो यहाँ पे मासेस के ऊपर वेट लिखा हुआ होता है वही वेट होता है, वही मास होता है, सॉरी नॉट द वेट। सो ये तो डेफिनेटली यूज हो सकता है। व्हाट अबाउट वाई? अब वाई के अंदर भी मसला ज़रा ये है कि इसके अंदर भी यहाँ पे उसको स्केल कैलिब्रेट करना पड़ेगा, इसके ना स्केल की कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी। है तो ये भी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पे काम करता है, वेट का कंपैरिजन होता है, लेकिन डिस्टेंसेस इक्वल नहीं है, तो इक्वल वेट्स नहीं होंगे इसके अंदर। आई थिंक आपका मसला बन जाएगा, क्योंकि लेट मी थिंक अबाउट इट, एक मिनट सोचने दो। आई थिंक यहाँ पे कोई इशू नहीं होना चाहिए, ये भी काम कर जाना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पे काम कर रही है, दो वेट्स को कंपेयर कर रहा है। अब ये एक्चुअल में वेट को कंपेयर कर रहा होता, मास को कंपेयर कर नहीं रहा होता। अब यहाँ पे अगर अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू है 9.8 और मून के ऊपर जी की वैल्यू जो है, तो इस पर भी 9.8 वेट लग रही है, इस पर भी 9.81 ही लग रही है, लेकिन मून पे ले जाओगे, मून पे जो है वो जी की वैल्यू है, सपोज करो, आई डोंट नो वट एवर इट इज, लेट सपोज 1.3 है, तो इसके लिए भी 1.3 हो जाएगी, इसकी भी 1.3 हो जाएगी, तो दोनों के लिए बराबर कम हो जाएगा। जब दोनों के लिए बराबर कम हो जाएगा वो जी की वैल्यू, तो दोनों का वेट एक ही तरह अफेक्ट होगा, तो इसकी रीडिंग पे, इसके स्केल पे, इसकी कैलिब्रेशन में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये बात हमने पढ़ी हुई है कि लेवर आर्म बैलेंस और जो ये वाला बैलेंस होता है, ये हर जगह सेम काम करते हैं, कैलिब्रेशन नहीं रिक्वायर्ड होती इनको। बाकी सब जो हैं वो स्केल्स होते हैं और वो फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, तो उनको कैलिब्रेशन रिक्वायर्ड होती है। तो वाई और जेड जो है ना वो सही काम करने चाहिए वहाँ पे, आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब बात कर लेते हैं स्पेस क्राफ्ट की। स्पेस क्राफ्ट कैरीज अ प्रोब टू मार्स वेयर जी इज 3.7, वेट ऑन मार्स इज 370, जी की वैल्यू अर्थ पे 9.8 है, हमें पता है। व्हाट इज द मास एंड वेट ऑन अर्थ? वेल, मास तो हर जगह सेम रहता है। अब मास फाइंड आउट कैसे करेंगे? मार्स की वैल्यूज पे आप पहले मास निकालो। मार्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, W/G यूज़ करूँगा, तो मास के मार्स पे ये वाली वैल्यूज यूज़ करूँगा, तो 370/3.7 करता हूँ, W/G करता हूँ, तो मेरे पास क्या जवाब है? बड़ा अजीब सा जवाब आ रहा है। अच्छा नहीं, सही है, 100 kg का मास आ रहा है हमारे पास। द थिंग इज द मास ऑफ 100 kg, मास रिमेन्स द सेम। सो अर्थ के ऊपर भी जो मास होगा वो तो 100 kg होगा, यू डोंट नीड एनी कैलकुलेशन फॉर इट। यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ, ये गलत है, ये गलत है। ऑन अर्थ जो आपने वेट निकालना है वो आपको W=mg से निकालना है। मास तो 100 kg है, लेकिन जी की वैल्यू अर्थ पे 9.8 है, तो आप उसके हिसाब से करेंगे कैलकुलेशन, आपके पास 980 क्वेश्चन आंसर आएगा। तो अर्थ के ऊपर वेट ये वाला सही लिखा हुआ है, बी इज योर आंसर। ऑलराइट।
A student determines the density of a liquid. Which equipment does the student use? Well, volume use करना होगा, उसके लिए आपको मेजरिंग सिलेंडर चाहिए, और मास के लिए आपको बैलेंस चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए। वॉल्यूम मेजर करना है इससे, और मास इससे मेजर करना है, मास अपॉन वॉल्यूम से डेंसिटी आ जाए, मास डिवाइडेड बाय। तो मास और डेंसिटी के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट चूज करने थे, वो आपने पिक कर लिया। न्यूटन्स थर्ड लॉ describes pair of forces, which which row shows whether the two forces are of the same type, whether they act on the same object. Well, forces are of the same type, that is obviously true. The types of forces should be the same. ये मैं आपको बता चुका हूँ, आपके नोट्स में बात बड़ी हमने एक्सप्लिसिटली लिखी हुई, इसके ऊपर एग्जांपल्स भी की। बट दे विल एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अगर ए बी पे फोर्स लगा रहा है तो बी ए पे फोर्स लगा रहा है। मैं अगर अर्थ पे फोर्स लगा रहा हूँ, अर्थ मुझ पे फोर्स लगाएगा। टेबल अगर आईपैड पे फोर्स लगा रहा है, आईपैड टेबल पे फोर्स लगाएगा। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज फोर्स लगाएगा। तो फोर्सेज, द टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स लगाएगा, ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए पे फोर्स लगाएगा। तो आपका ऑप्शन जो सही बना वो सी बना। अच्छा, स्टॉपिंग डिस्टेंस, जिसके अंदर ब्रेकिंग डिस्टेंस और थिंकिंग डिस्टेंस होता है, राइट? इट इज द सम ऑफ द टू। विच फैक्टर्स अफेक्ट ब्रेकिंग डिस्टेंस? बड़ी इंपॉर्टेंट बात। ब्रेकिंग डिस्टेंस को कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं? जो आपकी फ्रिक्शन को अफेक्ट करती हैं चीजें, और उसके अलावा वो चीजें अफेक्ट करती हैं जो कि इनिशियल स्पीड हो गई और मास हो गया, ये चीजें आपकी अफेक्ट कर सकती हैं, जो आपके फॉर्मूलाज में अप्लाई होती हैं। तो स्पीड जो है वो अफेक्ट करती है, स्पीड डेफिनेटली अफेक्ट करती है। ये चीज थिंकिंग डिस्टेंस को अफेक्ट करती है, ब्रेकिंग डिस्टेंस को अफेक्ट नहीं करती। कंडीशन ऑफ द रोड फ्रिक्शन को अफेक्ट करती है, तो अफेक्ट करती है। स्पीड का फ्रिक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन स्पीड जितनी ज्यादा होगी तो उसको जीरो तक लाने में टाइम भी उतना लगेगा, जितना टाइम लगेगा उतना पे डिस्टेंस भी कवर होगा। तो स्पीड ऑल्सो अफेक्ट्स द ब्रेकिंग डिस्टेंस। सो हमने जो टिक लगाया वो कहाँ से मैच हो रहे हैं? ऑप्शन सी से मैच हो रहे हैं, तो 9 का सी होना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड। अभी तक कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं आया। लोड एक्सटेंशन ग्राफ फॉर स्प्रिंग इज शोन। Which point is the limit of proportionality, and which point, and what is the spring constant equal to? Well, limit of proportionality ये वाला पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहे हैं कि एक स्प्रिंग कांस्टेंट किस चीज़ की इक्वल होता है? ग्रेडियंट निकालना होता है स्ट्रेट लाइन का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ग्रेडियंट निकालना होता है। तो वो पी क्यू का ग्रेडियंट आपने निकालना है। आपका ऑप्शन ए सही आएगा, ठीक। कर्व लाइन का ग्रेडियंट, उस पॉइंट के बाद स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने का कोई मकसद ही नहीं रह जाता। ऑलराइट। यूनिफॉर्म बीम, यूनिफॉर्म का वर्ड जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इससे ये अज्यूम करेंगे कि बीम का जो अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस पॉइंट पे ही है, इसका अपना जो वेट है वो यहाँ से एक्ट करता है। उसके बाद वो कह रहे हैं इस पिवट एट इट्स मिड पॉइंट, तो उसका पिवट भी उसके मिड पॉइंट पे ही हुआ हुआ है। ऑब्जेक्ट weighing 40 newtons is placed on the beam 20 meters to the left. All right, we can see that on the diagram. What is the which force and position balances the system? तो बैलेंस करना है तो मोमेंट जीरो होना चाहिए, यानी कि हमें पता है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट का सम बराबर होना चाहिए। अब हमें पता है कि क्लॉकवाइज मोमेंट कितना लग रहा है। क्लॉकवाइज मोमेंट जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना लग रहा है? हमें पता है कि 40 इंटू 20। सो क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है कितना? 40 इंटू 20 इज 800। 800 न्यूटन सेंटीमीटर का, न्यूटन सेंटीमीटर का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है। तो अब हमें क्लॉकवाइज मोमेंट भी कितना चाहिए? 800 का ही चाहिए, ताकि वो उसके बराबर आए, ठीक है। ये इसके इक्वल आना चाहिए। अब उसको इक्वल आने के लिए हमें देखना पड़ेगा, जो उन्होंने सारे ऑप्शन दिए हैं उसके अंदर एक एक करके ट्राई कर लेते हैं। क्या जब आप 20 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो डाउनवर्ड, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि मोमेंट क्लॉकवाइज होना चाहिए। डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करे राइट साइड पे, यानी कि यहाँ से, तो क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल होगा। तो एक कंडीशन तो इसमें सही है, लेकिन अभी मैं ए को सही करेक्ट वो नहीं करूँगा।
अभी क्लॉकवाइज मोमेंट है इतना मुझे पता है, मुझे क्लॉकवाइज मोमेंट चाहिए। अपवर्ड फोर्स लग रही है राइट साइड पे, अगर यूं फोर्स लगे तो वो तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगी, तो बी के लिए तो हमें कैलकुलेशन भी चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही गलत हो गया। सी में लिखा हुआ 15 न्यूटन की फोर्स डाउनवर्ड्स टू द लेफ्ट, अगर यूं फोर्स लगे तो वो तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगी, तो ये तो हमें चाहिए ही नहीं, तो इसको भी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। दरवाजा बंद कर लेगा, ठीक है। ओके, तो ये भी हमें चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है तो इसका कोई फायदा ही नहीं है। उसके बाद आ जाती है आपकी बात 50 न्यूटन की फोर्स अपवर्ड्स टू द लेफ्ट ऑफ द पिवट, यानी कि अगर यहाँ से फोर्स लगती है या यहाँ से फोर्स लगती है तो वो क्लॉकवाइज मोमेंट या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगी, लेफ्ट ऑफ द पिवट, सॉरी, यहाँ से फोर्स एक्ट करेगी। ये लास्ट ऑप्शन डी में लिखा हो, तो ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगी, ये हमें चाहिए। तो एक बात तो हमें ये पता लग गई कि ए और डी के अंदर जो हमें फोर्सेस दी हुई हैं वो क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे, तो हमें ये चाहिए एंटी क्लॉकवाइज को काउंटर करने के लिए, क्योंकि जो ऑलरेडी वेट रखा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज फोर्स। अब हमें क्लॉकवाइज मोमेंट्स दोनों चेक करने के, किससे 800 का जवाब आता है, इससे और इससे 800 का जवाब आता है, या इसको और इसको मल्टीप्लाई करके 800 का जवाब आता है। इससे तो 800 का जवाब नहीं आ रहा, ये तो आ रहा है 500, तो ये तो गलत हो गया। इससे आ रहा है 800, तो ये सही हो गया, तो ऑप्शन ए होना चाहिए ना हमारा 11 का। समझ में आ गई बात, बस इतना सा। ओके, a worker pulls a rope force P through a distance D in the direction of the forces in the direction of the force as shown. He's, I think, pulling in this direction. यहाँ से लेके यहाँ तक उसने मूव किया और फोर्स P लगाई। इसके बाद लिखा हुआ है how much work is done by the worker. This causes a block of weight W to move vertically upwards through a height h. तो वर्कर यहाँ से फोर्स P लगाता है, डिस्टेंस D मूव करता है, इसकी वजह से वेट W यहाँ से यहाँ हाइट एच के बराबर डिस्टेंस कवर कर लेते। उन्होंने हमसे पूछा व्हाट इज द वर्क डन बाय द वर्कर, उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि वेट ने कितनी का एनर्जी वगैरह गेन की है, इस बात को समझना जरूरी। तो वर्कर ने जितना वर्क डन किया वो वर्कर की फोर्स और उस फोर्स के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाना चाहिए, हमें इसके लिए और फोर्सेस और डिस्टेंसेस की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, राइट। वर्क डन बाय द वर्कर, बस इतनी सी बात उन्होंने आपसे बोली है, आपसे और कुछ भी नहीं मांगा। तो वर्कर ने लगाई फोर्स P और वो डिस्टेंस मूव करी है डिस्टेंस D, तो ये हमारा ऑप्शन है बी के अंदर, यह जवाब हो जाएगा। हाँ, हाउ मच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज गेन्ड बाय द वेट, तो W इंटू एच हो जाता। हाउ मच इज वर्क, हाउ मच वर्क इज डन ऑन द मास अगेंस्ट ग्रेविटी, अगर ये बात हो रही होती तो आप W इंटू एच कर लेते हैं, ठीक है, वो एक अलग बात है। हाउ मच यूजफुल वर्क इज डन बाय द वर्कर, अगर यूजफुल वर्क के बारे में सवाल हो रहा होता तो फिर वो अगेन इसी को जो है वो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि यहाँ से तो वो मल्टीप्लाई कर रहा है लेकिन उसका एंड रिजल्ट जो उसे मिल रहा है वो ये मिल रहा है, ठीक है। द यूजफुल वर्क इज दिस वन, तो अगर यूजफुल वर्क पूछा होता या एफिशिएंसी के बारे में बात की होती तो फिर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन हमें आउटपुट के बारे में कंसर्न नहीं है, हमसे पूछा वर्कर ने कितना वर्क किया है, मतलब इनपुट कितना किया, बस हमें इस पे कंसर्न, आउटपुट से हम कंसर्न नहीं है। ऑलराइट, तो हमारा 12 का हो गया बी, सही है। अच्छा, बैटरी इज कनेक्टेड इन अ सर्किट टू लाइट अ लैम्प, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी, और सो सिंपल, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी ए, 13 का ए, आसान आसान क्वेश्चन है, अभी तक ये बहुत मुश्किल पेपर नहीं आया। आई वुड जस्ट मार्क सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई माइट थिंक थोड़े बहुत से, थोड़े बहुत चलो कह सकते हैं कि टफ आए अभी तक जो मुश्किल सवाल आए हैं। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बट दिस इज अ क्वेश्चन दैट मेनी स्टूडेंट्स डू रॉन्ग, तो इसको मैं इसलिए सर्कल कर लेता हूँ। तो अभी तक तो यही क्वेश्चन थोड़े बहुत जो है वो ट्रिकी आए हैं, बाकी तो सीधा ही है। ओके, 14 करते हैं। What is the property of both liquids and gases? Property of both liquids and gases. The liquid और gases की दोनों की क्या property? They fill their containers? Obviously not. They are incompressible? No, gases are compressible. Liquids are incompressible. Liquids container को fill नहीं करते, gases करती हैं. They can flow. Yes, ये दोनों के लिए सही है. They have particles in fixed position. ये तो दोनों की नहीं property, तो solid की property. ठीक है, तो आसान क्वेश्चन बहुत ज़्यादा।
In an experiment, volume of a gas is measured as the pressure is increased. Values are shown. तो volume और pressure का data दिया हुआ है. What is the possible explanation for these results? पहले results को देख लेते हैं. Pressure को हम बढ़ा रहे हैं, volume कम हो रहा है. Pressure और volume inversely proportional है. Pressure और वॉल्यूम इनवर्स प्रोपोर्शन है, आपको नजर आ रहा है कैसे? अच्छा, मुझे कंफर्म कैसे है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है? प्रेशर डबल किया, वॉल्यूम हाफ हो गया. प्रेशर को ट्रिपल किया, ऑलमोस्ट यू कैन से 3 गुना कम हो गया. एग्जैक्टली नहीं हुआ बट ऑलमोस्ट. प्रेशर को 4 गुना बढ़ाया, 4 टाइम्स इंक्रीज किया, क्या वॉल्यूम 4 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है? ना यहाँ पे हो रहा है ना यहाँ पे हो रहा है. यहाँ पे कंफर्म हो रहा है इनवर्स प्रोपोर्शन, यहाँ पे और यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं आ रहा. सही कह रहा हूँ? जिस प्रोपोर्शन से आप प्रेशर बढ़ाएंगे उसी प्रोपोर्शन से वॉल्यूम को कम होना चाहिए. तो ऐसा तो नहीं हो रहा, तो इनवर्स प्रोपोर्शन तो नहीं है यहाँ पे. अब हमें पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट. तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर प्रॉब्ली कांस्टेंट नहीं है. ठीक है, तो हम देखते हैं. आफ्टर द प्रेशर इज डबल, गैस स्टार्ट्स लीकिंग इनटू द सिलेंडर. ओके, इनटू द सिलेंडर या आउट ऑफ द सिलेंडर. हम ये देखते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम जितना आना चाहिए तो उससे कम आ रहा है, उससे ज्यादा आ रहा है इन दोनों ओकेजन्स पे. यानी कि अगर मैं प्रेशर को ट्रिपल करता हूँ तो इसको भी 20 को भी 3 से डिवाइड करो तो क्या आता है? 20 को 3 से डिवाइड करो तो 6 से आंसर ज्यादा आना चाहिए. यानी कि यहाँ पे कुछ गैस हमारे पास कम आई है, जितनी गैस आनी चाहिए थी उससे कम आई है वॉल्यूम. तो हो सकता है कुछ गैस निकल गई हो, लीक कर गई हो, सिलेंडर से बाहर निकल गई हो. यहाँ पे भी यही बात नोटिस करो. प्रेशर को 4 गुना बढ़ाता हूँ तो 20/4 एक्चुअली होता है 5. तो यहाँ पे होना चाहिए था 5, लेकिन यहाँ आ रहा है 4. तो वॉल्यूम कम आ रहा है, इसका मतलब है कि लीक आउट कर सकती है हमारी गैस. ये एक पॉसिबिलिटी है. अब मैं अभी फाइनल आंसर अभी भी नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने सारे जवाब अभी नहीं देखे. द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज कांस्टेंट. इट इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज ये चीज़ जो है वो नहीं है, ये यहाँ पे नहीं फॉलो हो रहा. हमने चेक कर लिया डेटा के थ्रू. द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीजिंग. अगर टेम्परेचर ऑफ द गैस बढ़ रहा होता तो फिर वॉल्यूम भी थोड़ा सा बढ़ता. तो ये बात भी गलत हो गई. जो सही बात लग रही है वो बी ही लग रही है कि गैस थोड़ी सी निकल रही है. ओके, आई वुड ऑल्सो कंसिडर दिस क्वेश्चन एज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट देन द यूजुअल क्वेश्चन बिकॉज इसमें थोड़ा सा ट्रिकी था. मतलब इट वाज नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई बस सिंपली इनवर्स प्रोपोर्शन है और बस खत्म, बता दो. थोड़े बहुत आपको लॉस को सही से समझ के अप्लाई करना था यहाँ पर. ठीक है, ओके, लेट्स कीप गोइंग. Examples of thermal expansion: thermometer, expansion of a tight lid on a glass container, expansion of long metal beams on a roof. Which diagram is in which the thermal expansion is useful? यहाँ भी useful है, but यहाँ भी useful है. This one is not actually useful. ये तो एक प्रॉब्लम है जिससे हम डील करने के लिए यहाँ पे फ्री रोलर सपोर्ट लगा रहे हैं ताकि ये अगर एक्सपैंड करती है वॉल तो यहाँ से रोलर सपोर्ट्स की वजह से फ्लो आगे पीछे मूव कर सके. सो दिस वन इज नॉट यूजफुल. वी आर जस्ट ट्राइंग टू बेसिकली जस्ट लिव विद द एक्सपेंशन. हम बस एक्सपेंशन की वजह से जो नुकसान हो सकता है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं आर में. बट पी और क्यू में एक्सपेंशन तो एक्चुअली यूजफुल है, उसको हम एक यूजफुल काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. तो बी होना चाहिए 16 का. Which statement about copper explains why it is a better thermal conductor than glass? भाई कंडक्टर है ना, क्यों है? क्योंकि मेटल है, मेटल के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. बस इतनी सी बात है, ज़्यादा कुछ और इसमें चेंज नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है, ये मेन फर्क नहीं. ऐसा भी कुछ नहीं है. फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बस फ्री इलेक्ट्रॉन्स का आपको एडवांटेज है कॉपर के पास जिसकी वजह से उसमें थर्मल कंडक्शन बेहतर होती है. Which statement describes the transfer of thermal energy in a liquid by convection? तो convection कहाँ पे हो रही है?
डिक्रीज इन इट्स डेंसिटी कॉजेज द हीटेड लिक्विड टू राइज, यही होता है। ये बात तो सही लिखी हुई है। जब नीचे वाले लिक्विड को हीट करते हैं या गैस को हीट करते हैं तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो एक्सपैंड करती है, वो राइज करती है, कूल वाला नीचे गिर जाता है और फिर ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है, कन्वेक्शन करंट्स बन जाते हैं। ये तो गलत लिखा हुआ है। ये भी रेडिएशन है, ये तो कंडक्शन है, तो ए जवाब हो गया ना आपका। 17 का डी, 18 का ए। ठीक है, और वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द पेपर, लेट्स कीप गोइंग। विच कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब द इमेज फॉर्म बाय अ वर्टिकल प्लेन मिरर। आपको याद है कि प्लेन मिरर की जो इमेज बनती थी उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते थे? अपराइट होती थी, अपसाइड डाउन नहीं होती थी, राइट। वर्चुअल होती थी, रियल नहीं होती थी। लेटरली इन्वर्टेड होती थी, यानी कि लेफ्ट राइट चेंज हो जाता था, लेकिन इसके अलावा सेम साइज की होती है, स्मॉल या बिग नहीं होती। तो यहाँ पे ये बात गलत लिखी हुई है, ये वाली बातें दोनों सही लिखी है, बी सही लिखा है। रियल वाली बात यहाँ गलत लिखी हुई है, लार्जर वाली बात यहाँ गलत लिखी हुई है, स्मॉलर वाली बात यहाँ गलत लिखी हुई है, वर्चुअल वाली बात सही लिखी हुई है, लेकिन जो गलतियाँ हैं वो सारी निकाल दी। बी आपका सही है। A ray of light passes into a block of transparent material as shown. What is the refractive index of the material? ठीक है, देखो बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का सवाल होता है। यहाँ पे आपको ट्रिकरी यही होती है, तो बजाय आपको काम की चीज़ देने के अक्सर दूसरा एंगल देते हैं। तो सबसे पहले तो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे लिखें, वो कितना है, 90 से माइनस करके आएगा तो 55 होगा, और ये हो जाएगा 30। आपको ये यूज़ करना है अपनी कैलकुलेशन में, 35 और 60 यूज़ नहीं करना है। तो साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर अपॉन साइन आई कब होता? अगर एंगल आर बड़ा होता। ये आर है, ये आई है, तो आपने अपने कैलकुलेटर में डालना है साइन 55, चेक कर लेना डिग्री मोड में हो, रेडियन मोड में ना हो, साइन 30। 1.64 सी। ठीक है, 1 मिनट के लिए होल्ड करो, गिव मी अ सेकेंड। हाँ,